पेन हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म तक इवोल्यूशन स्टडी किया था। एक मर्तबा रिकॉल करके आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी हमने स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर एगो। देयर वाज ओनली a very large hot fireball that was undergo blasting and produces so many pieces. Each piece form its own system, and that system is called as galaxy. Out of these all pieces, one piece is still known as sun, and that sun undergo blasting to produces 9 different planets. All the 9 different planets are still revolving around the sun in different circular orbit. आपको आंसर ये देना है कि अर्थ सूरज से कितनी दूरी पर है, मतलब कितने नंबर पर है। ओके, फिर हमने देखा कि अर्थ धीरे धीरे, वेरी गुड, थर्ड पोजीशन, वेरी नाइस वेरी नाइस। अर्थ धीरे धीरे कूल होना शुरू हुई 300 डिग्री सेल्सियस टू लो, और एक वक्त ऐसा आया कि अर्थ का जो ग्लोब है, स्फीयर है, वो कंप्लीटली वॉल्केनो से घिरा हुआ है, मतलब हॉट लिक्विड से। और उस लिक्विड में बच्चों 4 केमिकल्स मौजूद थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। All these 4 different chemicals combine with each other and produces the first product. The name of that first product was water. Water इतना ज्यादा प्रोड्यूस हुआ कि अर्थ का आज भी 70 to 75% एरिया जो है वो वाटर ने कवर करके रखा है। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से 7 ओशियंस फॉर्म हो गए। 7 ओशियन में से हमने एक ओशियन का हॉरिजन स्ट्रक्चर डिस्कस किया। On the surface of ocean, 4 chemicals along with water again react randomly and produces a very complex chemical. और उस केमिकल में सबसे पहले लाइफ अपीयर की गई। आपने वेरी गुड ऑलरेडी चैट बॉक्स में आंसर लिख दिया है कि दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। चलिए अब जरा जल्दी जल्दी साइनोबैक्टीरिया की चारों प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है, फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक, evolved oxygen or does not evolved oxygen. Very nice. हेलो, तो ठीक है, आप अपने अपने आंसर चैट बॉक्स के अंदर टाइप करते रहिए। और अब वापस अपन आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया गेट इवॉल्व्ड इनटू अल्गी। जैसे कल हमने देखा था कि साइनोबैक्टीरिया इज नॉट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेरी नाइस, देखिए सब लोगों के कमेंट शुरू हो गए हैं। साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व्ड इनटू अल्गी। अल्गी इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Algae consisting on eukaryotic cell, photosynthetic, autotroph। एक वर्ड है नया, autotroph, जो मैं एंजियोस्पर्म के बाद में आपको बताऊंगा। और आप लोग जानते ही हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑल द प्लांट्स and some bacteria are autotrophic organism because they are independent on other organism for their food material. Clear? Algae and cyanobacteria both are present in water, means both share the aquatic habitat. But algae when evolved into bryophyta, bryophyta is also known as, yes, bryophyta is also known as
डैश ऑफ प्लांट किंगडम, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, राहिलानम, नाइस, वेरी गुड, अथर्वा, शाबाश, सब लोग बहुत अच्छा और तेजी से आंसर दे रहे, वेरी गुड बेटा, बहुत खुशी होती है देख करके कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, आप लोगों के आंसर शुरू हो जाते, वेरी नाइस। तो ब्रायोफाइटा इज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा इज लिविंग ऑन द मॉइस्ट सॉइल। फिर ब्रायोफाइटा को टेरिडोफाइटा में इवॉल्व कर दिया गया। टेरिडोफाइटा द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट इन विच रूट स्टेम एंड लीव्स आर डेवलप्ड, along with root stem or and leaf, dash is also developed first time in the Pteridophyta. Very nice, comment आ गए हैं, vascular plant, Zubia, very good बेटा, Hadia, शाबाश, वैष्णवी good, Maria. तो all this are the characteristics of Pteridophyta. Pteridophyta, देखिए अब अपन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट करते हैं। टेरिडोफाइटा को डेवलप किया गया जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म आर द हायर ट्रीज। ट्रीज किसे कहते हैं? जिसमें वुड प्रेजेंट है, जिसमें लकड़ी प्रेजेंट है, उसको हम ट्री कहेंगे। तो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म रूट इज वुडी, स्टेम एंड ब्रांचेस आर आल्सो वुडी। यहां तक हमने स्टडी कर चुके थे। यस, वेरी गुड। जिम्नोस्पर्म में रूट, स्टेम और लीफ तो थे, वस्कुलर टिश्यू भी थे, लेकिन नया कैरेक्टर कौन सा ऐड किया गया? तो आप लोगों ने ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में बताया है कि जिम्नोस्पर्म में सीड को एज अ न्यू कैरेक्टर डेवलप किया गया, और वो सीड फ्रूट में क्लोज नहीं था, मतलब वो सीड ओपन सीड है। ओपन सीड को हम नेकेड सीड कहते हैं। ओपन सीड का मतलब ये नहीं बच्चों कि सीड खुला हुआ है, जी नहीं, सीड रहेगा, पैक रहेगा, लेकिन फ्रूट उसके आसपास ना रहेगा, जिसकी वजह से आप उसको ओपन सीडेड प्लांट कहेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे बढ़ करके कि क्यों जिम्नोस्पर्म को खत्म कर दिया गया। बच्चों एक वक्त ऐसा आया कि जिम्नोस्पर्म के जो हायर ट्रीज थे, उन ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स अपना घोंसला बनाते थे, मतलब नेस्ट बनाते थे। बहुत सारे एनिमल जिम्नोस्पर्म के ट्रीज के साए में रह करके अपना शेल्टर, अपना फूड और अपना प्लेस ऑफ लिविंग बनाते थे, यानी खाना पानी भी वहीं करते थे और रहते भी वहीं थे। कई बैक्टीरिया, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ट्री के रूट के आसपास रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनको फेवरेबल लो टेम्परेचर वहां पे मिलता था। जितने भी एनिमल्स थे ये जिम्नोस्पर्म के आसपास ही रहते थे। आज भी अगर आप देखते हैं फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दरख्तों के पीछे छुपते हैं, वहां अपना घर बनाते हैं, वहीं पर अपना घोंसला बनाते हैं, दरख्त के अलग अलग फ्रूट्स, फ्लावर, लीफ को खा करके अपना पेट भरते हैं, और उन्हीं दरख्त से ऑक्सीजन भी कंज्यूम करते हैं। यही केस जिम्नोस्पर्म के साथ में भी था। तो हुआ ये कि जिम्नोस्पर्म ने अपने आप पर घमंड दिखाना शुरू कर दिया। जिम्नोस्पर्म को ईगो आ गया। जिम्नोस्पर्म एनिमल से कहने लगे कि भाई मैं हूं तो तुम है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम भी नहीं रहेंगे। जिम्नोस्पर्म ने बर्ड से कहा कि मेरी ब्रांचेस पे आप घोंसला बनाते हैं, अगर मैं ना रहूं तो तुम घोंसला नहीं बना सकेंगे, घर नहीं बना सकेंगे और मर जाएंगे। ऑक्सीजन मेरी वजह से एटमॉस्फेयर में आती है, अगर मैं ना रहूंगा तो ऑक्सीजन भी नहीं आएगी। इतना ज्यादा ईगो जिम्नोस्पर्म में बढ़ता 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 जा रहा था, तो कुदरत को उसको सबक सिखाना जरूरी था। तो एक मर्तबा क्या हुआ कि नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉर्थ अमेरिका, यहां पर जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे ट्रीज थे, जिम्नोस्पर्मिक ट्रीज। बाकी जमीन पर भी थे लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी। अर्थ is revolving around the sun in circular orbit, all we know this thing. Suddenly a very large stone, the size of this stone is even greater than earth. जब अर्थ सन के आजू बाजू सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी, तो स्पेस अचानक एक ऐसा पत्थर
अर्थ के सामने ला लिया गया, जिसके साइज अर्थ से भी ज्यादा बड़ी थी। इस स्टोन को हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। एस्ट्रॉइड और अर्थ के बीच में कोलिजन हुआ। अर्थ का कौन सा एरिया सामने था? नॉर्थ अमेरिका, जहां पर बहुत सारे जिम्नोस्पर्म के ट्रीज थे, या जिम्नोस्पर्म ट्रीज की मेजॉरिटी थी। नॉर्थ अमेरिक रीजन और ये एस्ट्रॉइड के दरमियान इतना भयंकर कोलिजन हुआ, कोलिजन यानी टक्कर हुई, कि इस टक्कर की वजह से अर्थ टूटी तो नहीं, लेकिन डस्ट बहुत ज्यादा उड़ी, जिसकी वजह से जितने डायनासोर्स इस एरिया में थे उनकी डेथ हो गई, ऐसा एक थ्योरी बताती है। उसी कोलिजन की वजह से, उसी टकराव की वजह से जितने जिम्नोस्पर्म के ट्री इस रीजन में थे, सबके सब खत्म कर दिए गए, सबके सब किल हो गए। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म के ट्री बैक साइड में थे, वो आज भी जमीन पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, इसमें जी साइलेंट है बच्चों, इसको नीटम पढ़ेंगे आप, नीटम, इफिड्रा, and 2 and 3 members are also here like जिंगो, इसमें के साइलेंट है तो इसको जिंगो पढ़ेंगे आप। So these are the living members of the gymnosperm. साइनोबैक्टीरिया के आज भी बहुत सारे मेंबर मौजूद हैं। अलगी के मेंबर्स हैं, ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हैं, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। सभी में से सबसे कम मेंबर जिम्नोस्पर्म के मेंबर है। लेकिन ये कमेंट के अंदर जुबिया ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखी, सबसे कम मेंबर किसके हैं? जिम्नोस्पर्म के। लेकिन दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री जो है वो जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, और उस ट्री को जनरली कहा जाता है रेड वुड जायंट ट्री। जायंट यानी कि विशाल, बहुत ज्यादा बड़ा। और इस रेडवुड जायंट ट्री का बायोलॉजिकल नेम है सिकोया, सिकोया सेमी परवायरन, ये स्पेसीज का नाम है, सिकोया सेमी परवायरन। द हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 326 मीटर, टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड। खैर आगे बढ़ते हैं। तो एस्ट्रॉइड के कोलिजन की वजह से जिम्नोस्पर्म खत्म हो गए। अब जिम्नोस्पर्म खत्म हुए, डायनासोर डस्ट की वजह से डस्ट को सेटल होने के लिए 20 इयर्स लग गए। आप लोग जरा सोचिए कि अगर आप किसी ट्रक के पीछे 2 व्हीलर लेकर के जाते हैं, वो ट्रक बहुत ज्यादा डस्ट उड़ाता है, तो हम 2-3 मिनट भी उसके पीछे चलना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो डस्ट हमारे नोज में, माउथ में, आईज में, ईयर्स में जाना शुरू हो जाती है, जिससे इरिटेट फील करते हम, चिड़चिड़पना करते। तो या तो हम पीछे रुक जाते हैं ट्रक के, उसको जाने देंगे पूरा, या फिर उसको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे निकल जाए। तो अगर हम 2-3 मिनट डस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो 20 साल तक जो डस्ट कायम थी वो डायनासोर से बर्दाश्त नहीं कर सके, और डायनासोर कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिए गए, मतलब फिनिश कर दिए गए। अब उस वक्त फिर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स थे, बर्ड और डियर और टाइगर, ऐसे एनिमल, इन्होंने फिर कुदरत से शिकायत की कि भाई जिम्नोस्पर्म तो खत्म हो गए, अब हमने रहना कहां पर, किसके साए में जीना। बर्ड ने कहा कि हमने नेस्ट कहां पे बनाना, हायर एनिमल्स ने कहा कि हमने ऑक्सीजन किससे लेना, क्योंकि जिम्नोस्पर्म खत्म हो गए। बहुत सारे लोगों ने मतलब एनिमल्स ने कुदरत से कंप्लेंट किए कि हमारा घर चला गया, हमारी ऑक्सीजन चले गई, हमारे घोंसले चले गए। तो कुदरत ने उन एनिमल्स को जवाब दिया कि भाई तुम फिक्र मत करो, जिम्नोस्पर्म से भी बढ़िया इंतजाम हम तुम्हारे लिए कर देते हैं। और जिम्नोस्पर्म के बाद में जो ग्रुप ऑफ प्लांट आया, यानी कि मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट, उसको कहा जाने लगा एंजियोस्पर्म। अब देखिए जिम्नोस्पर्म में जितने पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे वो सबके सब तो एंजियोस्पर्म में है, लेकिन उसके अलावा ब्यूटीफुल फ्लावर एंजियोस्पर्म पर डेवलप कर दिया गया, जिससे प्लांट की खूबसूरती बढ़ गई,
एनिमल्स को और अच्छा लगने लगा, पॉलिनेट करने लगे एनिमल्स, हनी बीज जो है वो शहद बनाने लगी। तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर के साथ साथ फ्रूट्स भी डेवलप हो गए, वही फ्रूट जिनके इनसाइड में सीड रहते हैं। तो एंजियोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्स्ट टाइम फ्रूट इज डेवलप इन द एंजियोस्पर्म। अगर हम लिटरल मीनिंग के थ्रू जाते हैं, एंजियो, एंजियो का मतलब होता है बच्चों क्लोज्ड। कई मर्तबा आप सुनते हैं कि किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उसकी एंजियोप्लास्टी की जाती है, क्योंकि जो वेन्स है, कैपिलरीज है, आर्टरीज है, वो अंदर डीप होती है, क्लोज होती है बॉडी के हमारे। तो क्लोज का मतलब होता है एंजियो। और स्पर्म का तो हमने कल ही मीनिंग देखे, स्पर्म मीन्स सीड, सीडेड लिखता हूं मैं यहां पे, क्लोज्ड सीडेड प्लांट। ऐसा प्लांट जिसका सीड फ्रूट में या वेजिटेबल में क्लोज्ड है, उसे आप क्या नाम देंगे? एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल, मिर्ची आपने देखे, चिल्ली, ग्रीन चिल्ली हो या रेड चिल्ली हो, सीड इज क्लोज इनसाइड द फ्रूट। आपने पपाया देखा, सीड इज क्लोज इनसाइड द फ्रूट। इन वाटरमेलन, in every type of fruit which you are consuming and every type of vegetable you are using for making food, all these or mostly contain seed inside the fruit, means all are the examples of angiosperm. तो एंजियोस्पर्म को फ्लावर जब दिया गया तो एंजियोस्पर्म को हमने नाम दे दिया गया फ्लावरिंग प्लांट। यहां पे बच्चों हम थोड़ा रुक करके एक मर्तबा सभी ग्रुप ऑफ प्लांट के नेम्स रिकॉल करते हैं और उनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला ग्रुप ऑफ प्लांट था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट अल्गी। अल्गी से ज्यादा एडवांस डेवलप किया गया ब्रायोफाइटा। ठीक है, लेकिन अल्गी में, ब्रायोफाइटा में भी रूट स्टेम एंड लीफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रायोफाइटा इवॉल्व्ड इनटू टेरिडोफाइटा, in which first time root stem and leaves are developed along with vascular tissue. Then gymnosperm and latest group of plant is एंजियोस्पर्म। आपको विजिबल है बोर्ड पूरा नीचे तक के दिखाई दे रहा है बेटा सबको? ये पूरा ग्रुप ऑफ प्लांट, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो साइनोबैक्टीरिया, अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, साइनोबैक्टीरिया टू टेरिडोफाइटा, साइनोबैक्टीरिया से लेकर टेरिडोफाइटा तक जितने ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, इनको सीड डेवलप नहीं होता है। सीड ना साइनोबैक्टीरिया के पास रहेगा, ना अल्गी, ब्रायोफाइटा, और ना ही सीड टेरिडोफाइटा के पास में रहेगा। सो ऑल दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर सीडलेस प्लांट्स। और सीडलेट प्लांट्स, सीडलेस प्लांट को आप लोअर प्लांट्स भी कह सकते हैं। सीडलेस प्लांट और लोअर प्लांट्स आर साइंटिफिकली नोन एज क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, ये टर्म आपको याद रखना है। एक ही वर्ड में 4 ग्रुप ऑफ प्लांट आ जाएंगे, क्रिप्टोगैम्स। सो क्रिप्टोगैम्स इंक्लूडेड साइनोबैक्टीरिया, अल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। All these 4 group of plant does not bears seed, so they are seedless lower plants. Next thing, as you know that gymnosperm and angiosperm both bear seed. जिम्नोस्पर्म को भी सीड डेवलप होता है, वो ओपन सीड है, ये बात अलग है। एंजियोस्पर्म को भी सीड डेवलप होता है, वो फ्रूट में क्लोज होता है, ये बात अलग है। लेकिन सीड तो दोनों को क्लोज होता है, डेवलप होता है। सो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज फेनेरोगैम्स।
Phanerogames is also known as spermatophyta. फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ऐसे प्लांट जिस पर स्पर्म प्रेजेंट है, और स्पर्म का मीनिंग हमने क्या लिया बच्चों? सीड. तो phanerogames are also called as spermatophyta. Phanerogames included gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm नॉन फ्लावरिंग सीडेड प्लांट. सीड तो है जिम्नोस्पर्म को, लेकिन फ्लावर नहीं है. तो जिम्नोस्पर्म इज नॉन फ्लावरिंग सीडेड प्लांट, बट एंजियोस्पर्म इज फ्लावरिंग सीडेड प्लांट. फ्लावर भी है और सीड भी है. एंजियोस्पर्म इज एडवांस एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म. अब देखिए कि सबसे एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट जो है आपके पास में मींस एंजियोस्पर्म. दिस एंजियोस्पर्म इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस. The first class is known as dicotyledone and the second class is known as monocotyledone. अब देखिए, जो साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं उनको टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है. कुछ टेक्सोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग पहले मोनोकॉट रहेगा, फिर डाइकॉट रहेगा, और कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक या कुछ टेक्सोनॉमिस्ट के मुताबिक पहले डाइकॉट आना चाहिए और बाद में. दोनों में है. ये हम क्लासिफिकेशन के समय विथ प्रूफ स्टडी करेंगे. अभी तो आपको ये रखना है ध्यान में कि एंजियोस्पर्म के दो क्लासेस हैं. ये दोनों कौन है? क्लासेस. फर्स्ट क्लास डाइकॉट और सेकंड क्लास कौन सी है बच्चों? मोनोकॉट. डाइकॉट और मोनोकॉट के प्लांट्स में कुछ मेन डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इसी के साथ साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आने वाले 5-10 मिनट में अपने बेसिक का लेक्चर कंप्लीट होगा. बेसिक का दूसरा टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और फिर अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमको किस तरह सिलेबस प्रोसीड करना है. तो मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं एज अर्ली एज पॉसिबल सिलेबस स्टार्ट हो जाए? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए. यस यस, ओके, वेरी गुड. मतलब सभी लोग इंटरेस्टेड है. गुड गुड गुड. ठीक है, फिर भी जितना इसेंशियल बेसिक है उतना तो अपने को लेना ही पड़ेगा. एक आध लेक्चर और लग सकता है उसके लिए, और फिर बाद में अपन सिलेबस स्टार्ट कर देंगे. गुड. हाँ, तो डाइकॉट एंड मोनोकॉट. फर्स्ट डिफरेंसेस. इन केस ऑफ डाइकॉट, टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट. टैप रूट किसे कहते हैं? देखिए, सपोज यहां पर हम ड्रॉ करते हैं डाइकॉट सीड. आपने चना देखा है, मतलब ब्लैक ग्राम. वो ब्लैक ग्राम जो कड़क चना हो जाता है जिसमें से प्लांट निकलता है उसको सो करने के बाद, तो हम उस सीड की बात कर रहे हैं. उस सीड को जब आप देखते हैं तो आपको एक डिप्रेस पोर्शन नजर आएगा और एक साइड से थोड़ी सी बीक यानी पॉइंटेड स्ट्रक्चर नजर आएगा. दिस पॉइंटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोपाइल. जब हम सीड को सॉइल में सो करते हैं, SOW, सो का मतलब होता है पेरना. बीज किसान जब जमीन में पेरता है तो उसे सोइंग ऑफ सीड कहते हैं. तो सीड सो करने के बाद, हाँ बोना, करेक्ट, वेरी गुड. सीड सो करने के बाद हम उसको वाटर भी सप्लाई करते हैं. तो माइक्रोपाइल वो रीजन है जहां से वाटर सीड के अंदर इंटर होता है और वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन भी इंटर होती है. तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, नीट के एग्जाम में पूछता है और काफी मतलब डिटेल के अंदर है ये पॉइंट कि विच पार्ट ऑफ द सीड फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. ओके, तो वाटर और ऑक्सीजन आता है कौन से पॉइंट की वजह से? माइक्रोपाइल की वजह से. ठीक है. दिस इंटायर ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज सीड कोट. एक कंप्लीट जो कवर होता है ब्राउन कलर का, दैट इज टफ एंड हार्ड, इज नोन एज सीड कोट. अब सीड कोट में भी दो लेयर्स होती हैं, बहुत एक दूसरे को
अटैच रहती है इसलिए हमको जल्दी से नजर नहीं आएगी, माइक्रोस्कोप से इजीली दिख जाती है। सो सीड कोट कंसिस्टिंग ऑन 2 लेयर, outer layer of seed coat is known as testa and inner layer of seed coat is known as tegmen. Inside the seed, the complete structure is known as embryo. Embryo. Total structure inside the seed coat. सीड कोट के अंदर जितना कुछ है सब का सब एम्ब्रियो कहलाता है। अब एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट्स हैं जो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये एक्सिस है, एक्सिस यानी कि लाइन, स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसका नाम देखिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, to this embryonal axis lateral 2 leaves are connected. 2 leaves, lateral का मतलब होता है आजू बाजू। so this is one lateral leaf and this is other lateral leaf, ठीक है। these lateral leaves are known as cotyledons। तो आप देखिए कितने cotyledons है, 2, तो it is a seed of dicot, ठीक है। next thing, part of embryonal axis below the cotyledon, ये दोनों cotyledons हैं। cotyledon से नीचे embryonal axis का जो इतना पार्ट है, this much part, इस पार्ट को नाम दिया जाएगा बच्चों hypocotyl। hypo means below, cotyl means cotyledon, part of embryonal axis below cotyledon is called as hypocotyl। और हाइपोकॉटिल का जो एंड पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट, दिस एंड पॉइंट ऑफ द हाइपोकॉटिल इज नोन एज रेडिकल। थोड़ा सा लेबलिंग लंबी लेते इधर, रेडिकल। सेम इसी तरह से द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलिडॉन इज नोन एज इपीकॉटिल। इपी मीन्स अबव एंड कॉटिल मीन्स कॉटिलिडॉन। End point of epicotyl is known as plumule. Plumule. तो hypocotyl ends on radical, epicotyl ends on plumule। जब आप इस सीड को सॉइल में डालते हैं, वाटर और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, तो देखिए वाटर कॉटिलिडॉन में जाएगा। मैं यहां पे सीक्वेंस ड्रॉ कर देता हूं। वाटर इंटर इनसाइड द कॉटिलिडॉन। Cotyledon contain starch as a reserve food material। स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज यूनाइट करके बना है, यानी एक स्टार्च में हजारों लाखों ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। हाँ, तो ये कहां प्रेजेंट है, स्टार्च में। तो वाटर एक्टिवेट करेगा जिबरलिक एसिड को। जिबरलिक एसिड एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को, उस एंजाइम का नाम है बच्चों अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट होगा और स्टार्च से सभी ग्लूकोज सेपरेट करेगा। ग्लूकोज गेट फ्री फ्रॉम स्टार्च। कितने ग्लूकोज? बहुत सारे, n नंबर ऑफ ग्लूकोज। वाटर इंटर इन द कॉटिलिडॉन। वाटर ने एक्टिवेट किया जिबरलिक एसिड को। जिबरलिक एसिड ने सिंथेसाइज किया एंजाइम अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज डायरेक्ट अटैक करता है स्टार्च पे और स्टार्च को तोड़ देता है बहुत सारे ग्लूकोज में। कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेडिकल की तरफ जाएंगे और कुछ ग्लूकोज जाएंगे प्लीम्यूल की तरफ। जो ग्लूकोज रेडिकल में गए वो रेडिकल को एनर्जी देंगे और जो हाइपोकॉटिल रीजन है रेडिकल समेत, ये रीजन नीचे डाउनवर्ड इलोंगेट होगा। नीचे क्या होगा? इलोंगेट। इलोंगेट होगा तो सीड कोट को तोड़ के नीचे चले जाएगा, जिसको आप नाम देंगे टैप रूट। तो टैप रूट इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल एंड हाइपोकॉटिल। इसी तरह कुछ ग्लूकोज ऊपर जाएंगे, प्लीम्यूल को एनर्जी देंगे। इपीकॉटिल प्लीम्यूल के साथ सीड कोट तोड़ के सॉइल सरफेस से ऊपर आ जाएगी, दोनों कॉटिलिडॉन को साथ में लेकर। तो आपको इस तरह से 2 लीव्स नजर आते हैं। रूट सिस्टम
जो रेडिकल से डेवलप हुआ उसे कहेंगे टैप रूट, ठीक है। और शूट सिस्टम कहां से डेवलप होगा, एपिकॉटिल और पिलीम्यूल से। सो टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन डाइकॉट। इन केस ऑफ मोनोकॉट, taproot system was not present. Instead of taproot system, fibrous root system is present. अब ये fibrous root क्या होता है? Fibrous hair like root होती है बालों की तरह। अगर आपने मेज यानी मक्के का प्लांट देखा होगा या फिर जवार का प्लांट देखा होगा, तो स्टेम के बेस में यहां पर हेयर लाइक रूट्स आती है, इसको फाइब्रस रूट कहेंगे। और फाइब्रस रूट बेस ऑफ द स्टेम से भी अराइज हो सकती है। समझ में आ रही बात? अब आगे बढ़ते हैं। टैप रूट सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट। सेकंड, इन डाइकॉट रेटिक्यूलेट वेनेशंस आर प्रेजेंट इन लीफ। ये जो लीफ होता है, पान देखे आपने कई मर्तबा, खाने का जो पान होता है उसमें बीच में से एक लाइन पास होती है, मोटी जाड़ी सी लाइन, जिसे मिडरिप कहते हैं। और इस मिडरिप से ब्रांचेस अराइज होती हैं, इसे वेन्स कहते हैं। वेन की जो ब्रांचेस होती है ना, वेनलेट्स कहते हैं। तो ये नेटवर्क की तरह अगर आपको वेन्स नजर आती हैं तो इसे कहते हैं वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन। लीफ कंटेन रेटिक्यूलेट वेनेशन इन डाइकॉट। लेकिन मोनोकॉट में वेनेशन पैरेलल होता है। पैरेलल वेनेशन मींस elongated leaf, thick midrib is passing through center and veins are running parallel to each other as well as parallel to the midrib. आप किसी भी ग्रासेस का लीफ देखिए, या वेरी गुड अथर्व ने जैसा बोले बनाना, बनाना का लीफ देखिए, उसमें पैरेलल वेनेशन ऐसे भी हो सकता है और पैरेलल वेनेशन इस तरह से भी हो सकता है। Veins are running parallel to each other is called as parallel venation, and parallel venation is a characteristics of monocot. Reticulate venation का मतलब नेटवर्क लाइक वेनेशन। नेटवर्क यानी कि जाल, मकड़ी का जाल कैसा होता है, रैंडमली कहीं पर भी, तो वैसे स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दिया तो दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। तो आप किसी भी प्लांट के लीफ को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्लांट मोनोकॉट से बिलोंग करता है या डाइकॉट से बिलोंग करता है। इस तरह से इवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। एंजियोस्पर्म के मैक्सिमम मेंबर आज भी जमीन पर प्रेजेंट है, जिनसे हम अनगिनत बेनिफिट लेते हैं। जितनी भी सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट या फिर ग्रेन्स हम लोग खाते हैं, अनाज खाते हैं, ये सब एंजियोस्पर्म का प्रोडक्ट है। हम गिन भी नहीं सकते, इतने ज्यादा बेनिफिट है। बाकी का हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का बेसिक हम लेंगे। मैं आपसे इस बात की अनुरोध करता हूं कि जितने आपके कलीग्स है, स्टूडेंट है जो 10th में आपके क्लासमेट थे, मैक्सिमम स्टूडेंट को बच्चों ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसा वक्त बीतता जाएगा बच्चों का पढ़ाई में से इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होते अपने खत्म होते जाएगा। तो वो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हमारे साथ के जो फ्रेंड्स है, जो क्लासमेट है, उनको भी हम बोलें कि भाई इस तरह का बेसिक आप ज्वाइन करो। फिर उसके बाद देखेंगे उनको एडमिशन करने नहीं करने, बात की बात है, ठीक है। लेकिन अपनी वजह से किसी का बेनिफिट हो, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है। सो रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।